हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, BAMS स्टूडेंट फ्रॉम NIA जयपुर। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के पार्ट 5 के बारे में। पदार्थ विज्ञान का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके पार्ट नंबर 5 के बारे में बात करें। गाइज इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें पार्ट 4 था और उस पार्ट 4 के अंदर हमने टॉपिक के बारे में बात करी थी जिसके अंतर्गत पंच महाभूत सिद्धांत और त्रिदोष सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांत के बारे में अपने बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉपिक है उसके अंतर्गत अगर अपन देखते हैं तो षड्रस सिद्धांत और व्याधि रूपीय सिद्धांत जो है उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइज इससे पहले वाली जो चारों वीडियो, उन चारों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज षड्रस सिद्धांत जो है, षड्रस सिद्धांत के अंतर्गत अगर अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आयुर्वेद में जो है रसों की संख्या 6 निर्धारित की गई। जैसा कि आपको षड्रस सिद्धांत नाम से पता चल रहा हो कि 6 प्रकार के रस को बताने वाला जो सिद्धांत है वही कौन सा सिद्धांत है, षड्रस सिद्धांत है। तो आयुर्वेद ने रसों की संख्या 6 निर्धारित की है जिसके अंतर्गत मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय है। अब जो चरक संहिता है उस चरक संहिता के अंतर्गत सूत्र स्थान में आचार्य चरक के द्वारा जो आत्रेय भद्र काव्य अध्याय है उसके अंतर्गत रसों से संबंधित जो मीटिंग हुई थी, जो संभाषा हुई थी, उस संभाषा का वर्णन जो है वो किया गया है। ठीक है, वर्णन जो है वहाँ पर जो है वो चरक संहिता में किया गया है पूर्वार्ध के अंदर सूत्र स्थान में। ठीक है, ये बहुत बार आपको सिंपल क्वेश्चन में जो है पूछ लिया जाता है कि चरक संहिता के अंतर्गत जो है सूत्र स्थान के कौन से अध्याय में जो है वो रसों की संभाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो षड्रस सिद्धांत में क्या के अंतर्गत जो है आयुर्वेद ने मधुर आदि रसों की संख्या जो है 6 मान, मधुर आदि का मतलब क्या, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय 6 रस जो है वो षड्रस सिद्धांत के अंतर्गत बताए हैं। मतलब ये आपको 6 रसी जो है आयुर्वेद में मानने इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में जो आत्रेय भद्र काव्य अध्याय है उसमें वर्णित रसों की संख्या विशेष संभाषा में उपस्थित विभिन्न आचार्यों में, जब संभाषा हुई थी, जब मीटिंग हुई थी अलग अलग आचार्यों की, तो उस आचार्यों की जो अलग अलग मीटिंग हुई थी उसमें अलग अलग जो आचार्य आए थे उन्होंने अपने मत के अनुसार, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है रसों की संख्या अलग अलग बताई। जिसके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं आचार्य भद्र काव्य की, तो भद्र काव्य ने रसों की संख्या जो है वो केवल 1 बताई है और जिसके अंतर्गत जल को रखा है। उसी तरह से अगर अपन शाकुंतल ब्राह्मण की बात करते हैं तो रसों की संख्या 2 बताई है, छेदनीय और उपशमनीय, है ना। इसी तरह से अगर अपन बात करते हैं कि जो निमि विद्य, तो निमि विद्य ने जो है वो रसों की संख्या जो है कितने बताई है, 7 बताई, जिसके अंतर्गत मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। उसके अलावा ये 6 तो है ही सही, इसके अलावा सार जो है उसको भी क्या माना है, निमि विद्य ने रस माना है। इसी तरह से अगर अपन राजश्री वार्वोविद की बात करते हैं तो इन्होंने जो है रसों की संख्या 6 बताई है। गुणों के आधार पर जो उन्होंने रसों को रस माना है, जैसे कि गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। ठीक है, तो उसी तरह से अगर पुनरोसु आत्रेय की बात करते हैं तो पुनरोसु आत्रेय ने जो है रसों की संख्या कितनी मानी है, 6 मानी है, जिसके अंदर मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मतलब जो अलग अलग आचार्य थे उन सब ने अपने अपने मत दे दिए, लेकिन उनके बाद में जो आचार्य पुनरोसु आत्रेय का जो मत आया था जिसके अनुसार 6 रसों की जो संख्या बताई वही क्या है, सभी जो है मतलब सभी जो है उस मत से क्या हुए थे, सहमत हुए थे। तो ये जो आपको डायग्राम जो बता रखा ना गाइज, ये वो क्या, वो उसी के संभाषा का जो है एक मतलब रेखा चित्र आपको बता रखा है जिसमें रसों की संख्या विशेष जो संभाषा हुई थी उसके अंतर्गत इस फोटो में जिसमें आपको वही बता रखा है। ठीक है, उसमें अगर आप आगे देखते तो आत्रेय पुनरोसु ने रसों की संख्या 6 जिसके अंतर्गत मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय ऐसा निष्कर्ष सिद्धांत के रूप में बताया गया। मतलब जो डिसीजन जो फाइनल निकला था वो 6 ही रस को मानने का निकला था। ठीक है, जल से ही रसों की उत्पत्ति होती है, मतलब किसी भी चीज़ की योनि मतलब उत्पत्ति का, रसों की उत्पत्ति का कारण जो है किसको बताया गया है, जल। अब अलग अलग जो इनमें अलग अलग जो मतलब जैसे कि मधुर हो गया, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 प्रकार जो बताए, ये प्रकार क्या है, इस जल के साथ में मिलने वाले अन्य महाभूतों की अधिकता और कमी के आधार पर बताया है। मतलब कोई महाभूत अगर अधिक मात्रा में मिला हुआ तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा रस मान लिया जाएगा, कोई महाभूत अगर उसमें कम मात्रा मिला हुआ है तो उसको जो है वो दूसरा रस मान लिया जाएगा। लेकिन जल तो हर एक रस की उत्पत्ति का कारण है, मतलब हर जल जो है वो जल तो हर एक रस में जो है वो होगा, चाहे मधुर रस हो, चाहे अम्ल रस हो, चाहे लवण रस हो, कटु हो, तिक्त हो, कषाय हो, कोई सा भी रस हो, उसमें जल तो आपके पास में, जल तो उस रस के कंटेंट में जो है वो होगा ही सही। इसके अलावा कौन सा महाभूत ज़्यादा है कौन सा महाभूत कम है, दूसरे जो बचे हुए 4 महाभूत हैं उनके बेस पर उनको जो है वो अलग अलग 6 प्रकार के जो है बताए। ठीक है, जैसे अपन देख लेते हैं कि मधुर रस में जो है वो महाभूत कौन कौन से होते हैं, पृथ्वी और जल महाभूत। अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। लवण रस में जो लवण रस जो है वो अग्नि और जल महाभूत की प्रधानता से युक्त होता है। उसी तरह से कटु, तिक्त, कषाय रस का भी जो है महाभूतों का संगठन आपको बता रखा है। इसके बाद में गाइस अलग अलग रसों के जो क्रम है
जो कार्य हैं उन कार्य के बारे में आगे अपन आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, आगे जो भी अपना टॉपिक चलता रहेगा उसके अंदर बात करेंगे अगली वाली वीडियो में। तो उसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि जो है सडर सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, तो सडर सिद्धांत की उपयोगिता आपको बताया कि चिकित्सा में सडर्स की उपयोगिता, चिकित्सा में सडर्स की उपयोगिता का मतलब क्या है कि जो दोष हैं उन दोषों को साम्यावस्था में लाने के लिए लाना ही क्या कहलाता है, चिकित्सा कहलाता है। मतलब ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी शरीर के मुख्य वात पित्त और कफ 3 दोष जो शरीर में बताए उनकी विकृति के परिणाम स्वरूप ही रोगों की उत्पत्ति होती है। अब अपना मकसद ये है कि उनकी जो विकृत अवस्था है उस विकृत अवस्था से उनको साम्य अवस्था में लाया जाए। अब साम्य अवस्था में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, चिकित्सा। अब चिकित्सा जो है वो कोई भी द्रव्य के द्वारा भी की जा सकती है और किसी भी आहार के द्वारा भी की जा सकती है। अब चाहे द्रव्य लो चाहे आहार लो, उनमें उपस्थित रस जो है ना उस रस के आधार पर ही क्या होती है, चिकित्सा होती है। अब अगर अपन नीचे देखते हैं कि मधुर, अम्ल और लवण रस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वात दोष का शमन करते हैं, है ना। उसके अलावा कफ दोष की जो है क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। मधुर रस जो है वो पित्त दोष का शमन करता है, जबकि अम्ल और लवण रस जो है वो पित्त दोष की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। उसी तरह से अगर अपन देखते हैं कटु तिक्त और कसाई रस, तो कटु तिक्त और कसाई रस जो है वात दोष का क्या करते हैं, जो है वो वृद्धि करते हैं। और उसके अलावा कफ दोष की जो है क्या करते हैं, कफ दोष का शमन करते हैं। इसी तरह से अगर अपन कटु की बात करते हैं तो पित्त दोष को बढ़ाता है और तिक्त और कसाई जो है वो पित्त दोष को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो अब जो भी आहार द्रव्य हैं या आहार रस है उसमें उपस्थित जो ये रस है, मतलब मधुर हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया, कटु हो गया, तिक्त हो गया, कसाई हो गया, इनके द्वारा ही क्या की जाती है, चिकित्सा की जाती है। ठीक है। अब जैसे पथ्य अपथ्य निर्धारण की बात करते हैं, तो पथ्य अपथ्य का मतलब क्या है कि दोषों का सडर से संबंध देखने के पश्चात पथ्य अपथ्य का निर्धारण करने में अधिक उपयोगिता हो सकती है। मतलब पथ्य का मतलब जो क्या शरीर के लिए जो है वो साथ में है, किसको लेने से शरीर के बल में वृद्धि होगी, शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, वो सारा क्या होता है, पथ्य होते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसके विपरीत जो मतलब जिनको लेने से शरीर में जो शरीर के लिए साथ में न हो, जिनको लेने से जो है शरीर में अलग अलग प्रकार की व्याधियाँ रोग विकार उत्पन्न हो जाए, वो अपथ्य। तो पथ्य क्या है और अपथ्य क्या है, इनका निर्धारण भी अपन क्या कब कर सकते हैं, रसों के आधार पर जो है वो कर सकते हैं। दोषों की प्रबलता देखकर उस दोष के विपरीत रस का चयन करना है। जैसा कि आपको चिकित्सा सिद्धांत पता ही है कि समान की वृद्धि करता है और समान के विपरीत जो है उसका क्या करता है, हास करता है। ठीक है। तो अगर मान लो कि आपके शरीर में जो है कफ दोष की वृद्धि हो गई, ठीक है, एक बार मान लेते हैं कि आपके शरीर में कफ दोष की वृद्धि हो, कफ दोष की वृद्धि हो गई, इसका मतलब है कि कफ से संबंधित गुणों की भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब कफ के गुणों के विपरीत रखने वाला जो भी कफ के गुण जो है कौन कौन से, जैसे स्निग्ध हो गया, गुरु हो गया, है ना, संलक्षण हो गया, ये सारे जो है क्या है, कफ के गुरु हो गया, ये सारे जो है क्या है, कफ के गुण है। मतलब इन सभी गुणों के की भी शरीर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब दोष के बढ़ने का मतलब क्या है कि उसके गुणों की शरीर में वृद्धि होना। ठीक है। अब इनके गुणों को अपने को कम करना, मतलब कफ का जो है क्या करता है, शमन करना। तो कफ का शमन करना, इसका मतलब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि कफ का शमन जो है कौन कौन से जो है वो रस करते हैं, जैसे कि कटु तिक्त और कसाई। इन कटु तिक्त और कसाई रसों से युक्त कोई भी द्रव्य, कोई भी आहार अगर आप लोगे तो ये शरीर में जाकर के उस कफ दोष के गुणों के विपरीत गुण रखते हैं और रखने के कारण ही क्या करेंगे, शरीर में जाकर के जो है वो कफ दोष का क्या करेंगे, शमन करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से मतलब आप जो है वो क्या कर सकते हैं, विपरीत रस का चयन करके जो है क्या कर सकते हैं, चिकित्सा कर सकते, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पथ्य अपथ्य का निर्धारण कर सकते हैं। इसी तरह से अगर शोधन की बात करते हैं तो शोधन का मतलब क्या होता है, क्या है, एक तो संशमन और एक शोधन, दो तरह की चिकित्सा जो है क्या, एक तो संशोधन और एक संशमन। ठीक है। तो संशमन में तो क्या करते हैं, शरीर के अंदर ही जो है दोष को दबा दिया जाता है, और संशोधन में क्या है, शरीर से बाहर जो है दोष को निकालने का कार्य किया जाता है। जैसे अगर अपन वमन की बात करते हैं तो वमन चिकित्सा जो है किसके लिए यूज में ली जाती है, कफ दोष के लिए दी जाती है। मतलब कफ दोष जो शरीर में बढ़ा हुआ जब आपको वमन कराना चाहिए। अब वमन के अंतर्गत अपने को कटु तिक्त रसु का ही द्रव्य लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कटु तिक्त और कसाई रस की प्रधानता वाला जो भी द्रव्य होगा वो कफ का क्या करेगा, समन, और हमारा उद्देश्य भी क्या है, कफ का समन करना ही है। ठीक है। उसके बाद में गाइज अगला जो सिद्धांत है आज की वीडियो का वो है व्याधित रूपीय सिद्धांत। व्याधित रूपीय सिद्धांत की अगर अपन बात करते हैं तो आचार्य चरक ने चरक संहिता में जो विमान स्थान है उस विमान के स्थान के अंतर्गत इस व्याधि रूपीय सिद्धांत का वर्णन किया। व्याधि रूपीय सिद्धांत क्या है, तो क्या इसके बारे में देखते हैं। तो यह खलु दिवो पुरुषो व्याधित रूपो भवत गुरु व्याधित लघु व्याधिश्च चरक विमान स्थान, 7वां चैप्टर और 3 नंबर का श्लोक। तो व्याधित पुरुष का मतलब होता है कि कोई भी जो रोगी पुरुष होता है वो रोगी पुरुष 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो गुरु व्याधित और एक लघु व्याधित। एक तो गुरु व्याधि से जो है वो
गुरु व्याधि को रखने वाला और एक लघु व्याधि को रखने वाला। गुरु व्याधि का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसको एक बहुत बड़ी व्याधि जो है, बहुत बड़ा जो है वो रोग हो गया, लेकिन रोग होने के बावजूद भी वो अंदर से इतना स्ट्रांग है। अंदर का मतलब है कि मन, बल और शरीर, इन सभी के उत्तम भाव की वजह से उसको बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत ही छोटी सी जो है व्याधि उत्पन्न हुई है तो बहुत बड़ी, लेकिन उसके बाहर से दिखावटी के बेस पर, उसके मन के बेस पर, उसके है ना बल के बेस पर, उसके शरीर के उत्तम भाव के बेस पर अपन को ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको उत्पन्न होने वाली जो व्याधि है, उसको जो व्याधि हुई है वो व्याधि क्या है, लघु है। लेकिन एक्चुअल में जो व्याधि है क्या होती है, गुरु व्याधि। मतलब ऐसे व्यक्ति जो बड़ी व्याधि से ग्रस्त है परंतु मन, बल और शरीर के उत्तम भाव से युक्त होने के कारण छोटी व्याधि से ग्रस्त हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे व्यक्ति को गुरु व्याधित कहते हैं। इसी के विपरीत अगर लघु व्याधित की बात करते हैं तो किसी को छोटी सी व्याधि हुई है लेकिन वो मन से, बल से और शरीर के भाव से इतना स्ट्रांग नहीं होने के कारण बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि उसको जो है वो बहुत बड़ी व्याधि उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लघु व्याधित बोलेंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई दो व्यक्ति है, जिनमें से एक व्यक्ति को तो कैंसर हो रहा है और दूसरे व्यक्ति को जो है वो फीवर हो रहा है। कैंसर वाले व्यक्ति को बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि वो हंस रहा है, आराम से, वो दुखी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उसके मना दिमाग में, और मतलब अपने सत्व उसके जो है मन से जो है इतना प्रबल है कि वो इतनी बड़ी व्याधि होने के बावजूद भी वो प्रतीत नहीं कर पा रहा। एक्चुअल में व्याधि तो बड़ी है, इसका मतलब उसको अपन बोलेंगे तो गुरु व्याधित। लेकिन बाहर से उत्पन्न होने वाले जो शरीर के भाव हैं, उन भावों को देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते कि उसको एक्चुअल में जो है वो कैंसर हुआ है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है जिसको अपन फीवर की बात कर रहे हैं, उस फीवर वाले व्यक्ति को है तो फीवर, कोई कैंसर वैंसर कुछ नहीं है, लेकिन फीवर होने के बावजूद भी वो बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत बड़ी व्याधि, मतलब एक तरह से कैंसर हो रहा हुआ ना, बाहर से देखने पर वो बहुत दुखी है ना, बहुत घबराया हुआ है ना, उसके अलावा उसका शरीर का बल जो है वो बहुत ही कम है ना, स्ट्रॉन्ग जो उसकी जो सहन करने की जो पावर है, शक्ति है, वो भी बहुत कम है। तो उसके बेस पर मतलब अपन पता लगा पा रहे हैं कि वो क्या है तो बुखार से, मतलब एक जो है लघु व्याधि से, लेकिन मतलब एक छोटी सी जो है वो बीमारी से ग्रसित है, लेकिन बाहर से देखने पर वो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी व्याधि से ग्रसित है, तो गुरु व्याधि। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। व्याधित रूपीय सिद्धांत का प्रयोजन की बात करते हैं तो कोई भी मान लो वैद्य है, अब वैद्य को यह पता नहीं चल पा रहा है कि व्यक्ति जो है गुरु व्याधि से ग्रसित है या लघु व्याधि से ग्रसित है। तो गुरु व्याधि मतलब व्यक्ति की जो भी पेशेंट है, जो भी रोगी है, उसकी व्याधि का पता लगाने के लिए ही जो अज्ञान वैद्य है, मतलब जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो इस चीज़ का पता जो है वो ऐसे लगा सकता है। ठीक है, तो अज्ञानी वैद्य गुरु व्याधित को लघु व्याधि से ग्रस्त समझकर मृदु संशोधन देते हुए दोषों को और अधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, और लघु व्याधित को बड़ी व्याधि से ग्रस्त समझकर तीक्ष्ण संशोधन देकर रोगी को और क्षीण कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति है कि होत है तो उसको बीमारी छोटी, लेकिन बाहर से दिखने के बेस पर जो अपनी परीक्षा जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताई गई है, उस परीक्षा के आधार पर उसने जो डायग्नोसिस किया, जो निदान किया, उस निदान के आधार पर उसको पता लगा कि यार इसको तो बहुत खतरनाक बीमारी जो है वो हो रखी है। ठीक है, तो बाहर उस चीज़ का पता उसने कैसे लगाया, उसका पता उसने लगाया बाहर के जो उसके ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर, जबकि एक्चुअल में उसको जो बीमारी थी, जो व्याधि है, वो तो क्या है, लघु है। ठीक है, तो इस चीज़ को डिसाइड करने में अब जो है वो व्यक्ति को मतलब जो चिकित्सक है, उस चिकित्सा में सफलता के लिए गुरु और लघु व्याधि का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की थी गुरु व्याधित, लघु व्याधित के बारे में, मतलब व्याधि रूपीय सिद्धांत के बारे में और षड्रस सिद्धांत के बारे में जो है वो हमने इस वीडियो में बात करी। गाइज इसके बाद में आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे कि जो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या है, और लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के अलावा जो प्रकृति सम समवेत और विकृति विषम समवेत सिद्धांत क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।